एडू कैंपस में आपका स्वागत है और आज हम इंडियन पॉलिटी का वो महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़ेंगे जो फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है। पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स जो कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसकी चर्चा करेंगे और आज हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। ध्यान रहे, फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो चाहे झारखंड लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो या किसी पीसीएस का एग्जाम हो या सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा फंडामेंटल राइट्स है जो भारतीय संविधान के तहत भाग 3 में इसको समाहित किया गया है। ध्यान रखिएगा, भाग 3 के तहत इंडियन पॉलिटी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में इसको रखा गया है। और फंडामेंटल राइट्स इतना महत्वपूर्ण है कि पूरे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण इस हिस्से को माना जाता है। जब संविधान सभा की रचना हो रही थी और अधिकार की बात हो रही थी, राइट्स की बात हो रही थी, तो इस बात का ध्यान रखा गया कि फंडामेंटल राइट्स के तहत लोगों के अधिकार जो हैं, भारतीय नागरिकों के जो अधिकार हैं, उसको कैसे समाहित किया जाए, कैसे उसको एक साथ खड़ा किया जाए, उनकी शक्तियों को कैसे एकत्रित किया जाए, एक साथ जोड़ा जाए। यह ध्यान रहे कि भाग 3 के तहत जो हिस्सा है उसमें इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा, ये शुरुआती दौर में आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में। तो पहली बात, भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है और मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से 35 तक की चर्चा अनुच्छेद के तहत की गई है। यह बात ध्यान रहे कि हमने मौलिक अधिकार को अमेरिका से प्रभावित होकर, या अमेरिका का प्रभाव है या अमेरिका से उठाया है, एक तरह से हम यूएसए का इस पर प्रभाव है। ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स यूएसए का प्रभाव है और यूएसए से लिया भी है। और अगर इसको देखा जाए तो इसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को हम मैग्ना कार्टा भी कर सकते हैं। यह मैग्ना कार्टा ब्रिटेन से प्रभावित है। ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कानून था, उस कानून के तहत इसकी चर्चा की गई है कि कैसे ये हिस्सा होगा। तो ब्रिटेन से हमने इसको, जो उसका मैग्ना कार्टा 12 से 15 में उसका जो कानून आया था जिसमें पहली बार मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी, उसका प्रभाव भारत के संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों पे हुई है। और एक और बात, मौलिक अधिकार ये शब्द का प्रयोग कैसे हुआ? क्योंकि भारतीय नागरिकों के जो मौलिक, जो उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने की जो कला है, जो उसकी शक्ति है, जो उसके अधिकार हैं, जो पावर हैं, वो मिला हुआ है फंडामेंटल राइट्स के तहत। और फंडामेंटल राइट्स में इस बात का ध्यान रहे कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को अगर देखें हम, तो इसको हम 6 भाग में बांटते हैं। एकदम जानना होगा, बेहद महत्वपूर्ण है, बड़ा, ये बहुत बड़ा इसका एक हिस्सा है भारतीय संविधान का। मौलिक अधिकार में इनको 6 भाग में बांटते हैं। ध्यान रखिए कि जब संविधान की रचना हुई तो 7 भाग था, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार है उसे 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। वो क्या था? वो था संपत्ति के अधिकार से संबंधित, और संपत्ति के अधिकार को हमने 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया और उसको हमने स्थान कहां दिया? फंडामेंटल राइट्स में संपत्ति के अधिकार को हटाकर हमने अनुच्छेद 300A के तहत रख दिया। ये 300A में इसको डाल दिया गया है। ये अब कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति के अधिकार को कहां रखा गया? कानूनी अधिकार के तौर पे, तो उसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन में। लेकिन जो 6 अधिकार हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है और मैं 6 की चर्चा करूंगा बारी बारी से। इसके अंदर इसके जो इंटरनल जो आर्टिकल्स हैं उसकी भी चर्चा करूंगा। तो इस बात का ध्यान रहे कि भारतीय संविधान के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है फंडामेंटल राइट्स, और जो हमने इसे एक तरह से कह सकते हैं कि आम लोगों की शक्ति है, ये पावर है कि कैसे वो अपने जीवन में, अभिव्यक्ति में, अपनी स्वतंत्रता में, अपनी समानता में, अपने जीवन जीने की कला में कैसे बदलाव ला सकते हैं, कैसे उनके अधिकार, राइट्स की चर्चा होती है, इसको जानना बेहद जरूरी है। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला हिस्सा जो है वो है समानता का अधिकार। ध्यान रखिएगा, समानता, पहला हिस्सा समानता की जो अधिकार हैं वो समानता का अधिकार। पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। एक एक लाइन पहले मैं क्लियर करते जाऊंगा। पहला हो गया समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा हम करेंगे। चौथा के तहत क्या बात होती है? चौथा में धार्मिक स्वतंत्रता, यह ध्यान रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता की बात। और 5वां में क्या बात होती है? शिक्षा और संस्कृति, या संस्कृति
और शिक्षा की बात, तो संस्कृति और शिक्षा की बात होती है, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार, इसकी स्वतंत्रता की बात होती है, ध्यान रखना है। और छठा पॉइंट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसे कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं इन्हीं 6 पॉइंट की चर्चा करूंगा। आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मौलिक अधिकार जो हैं, वो सबसे बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। और प्रश्न बनने के लिए ये बात का ध्यान रहे, आपको इसके अलग अलग, अगर इसकी समझ विकसित करनी है तो इसको अलग अलग हिस्से से, उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन से समझना है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसको टुकड़ों में तोड़ दीजिए और प्रत्येक पार्ट्स को देखिए। देखिए किसमें है, भाग 3 में इसकी चर्चा है। अमेरिका से प्रभावित है, अमेरिका से हमने लिया है ये फंडामेंटल राइट्स का आधार जो बेस है। हमने मैग्ना कार्टा के तहत देखा है कि उसके पावर क्या क्या बटे हुए हैं और कौन सा हिस्सा होता है जिसके तहत उस चीज़ को देखा जा सकता है। फिर हमने देखा कि इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की चर्चा की गई है। फिर ये चर्चा मैंने किया कि इसके तहत 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा है और 6 मौलिक अधिकारों में सबसे पहले समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक के जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो जो महत्वपूर्ण है, और पांचवा वो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से संबंधित है। तो उसे हम कह सकते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शैक्षिक अधिकार या शिक्षा का अधिकार भी उसे कह सकते हैं या शैक्षिक अधिकार भी कह सकते हैं। और छठा जो है, जो बेहद महत्वपूर्ण है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये इस बात का ध्यान रहे कि इन 6 में जब संविधान की रचना हुई तो उसमें संपत्ति के भी अधिकार थे, लेकिन उसे मैंने पहले ही बोला कि हटा दिया गया है। अब इन 6 की चर्चा के दौरान सबसे पहले याद रहे कि 12 और 13 ये 2 आर्टिकल जो शुरुआती दौर में है, ये क्यों महत्वपूर्ण है और दोनों क्यों खास है। 12 परिभाषित करता है मौलिक अधिकार को, आर्टिकल 12 क्या करता है, परिभाषित करता है। तो 12 में परिभाषा की बात आती है और 13 बेहद महत्वपूर्ण है। ये जब 12 से 35 आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट से संबंधित हैं, उसमें से 12 परिभाषा की बात होती है, 13 अल्पीकरण, डेरोगेशन की बात करता है। अल्पीकरण, ये डेरोगेशन की जो चर्चा होती है, इसका एक हिस्सा बता दूं, बेहद महत्वपूर्ण है कि जो पूरा का पूरा संविधान है, और संविधान सभा की जब रचना हो रही थी तो इस बात की चर्चा हुई कि कहीं भी किसी भी उस हिस्से को हम अल्पीकरण नहीं कर सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, जो मौलिक अधिकार का हिस्सा है, महत्वपूर्ण। लेकिन स्वतंत्रता से पहले जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके पहले भी जो कानून थे उसको भी हम नहीं हटाएंगे अगर वो ठीक है। तो वो अगर मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता है, मौलिक अधिकार की शक्ति को कम नहीं करता है, तो उसको हम नहीं हटाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस बात की चर्चा कहाँ है, 13 में अल्पीकरण की बात, डेरोगेशन की बात होती है। ये 12 और 13 हो गए। लेकिन अब शुरू होता है फंडामेंटल राइट्स का वो हिस्सा जो आपको जानना चाहिए। और आज के इस क्लास में, इस चर्चा में हम पूरा का पूरा इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। पूरा मौलिक अधिकार का हिस्सा होगा, जो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि 12, 13 परिभाषा और अल्पीकरण की बात करता है। 14, 15, 16, 17, 18 याद रखिएगा। 14 से लेकर, एकदम दिमाग में रखना है, 14 से लेकर 18 तक पहले हिस्सा में समानता के अधिकार की बात है, समता के अधिकार की बात है। 14 से लेकर 18 में समता और स्वतंत्रता के अधिकार की बात है। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की जब संविधान सभा की रचना, जब संविधान की रचना हो रही थी, तो उस दौरान इस बात का ध्यान रखा गया कि सबसे पहले व्यक्ति के मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार होना चाहिए। और समानता के अधिकार के तहत इस बात की चर्चा की गई कि कैसी स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता कैसी होनी चाहिए। समानता शासन के, कानून के समक्ष सबको बराबरी का हक देने की बात होनी चाहिए। तो पहला ही वो शब्द है जिसके तहत ये जोड़ा गया है कि कानून के समक्ष समानता की बात 14 में है। तो सबसे पहले समानता के अधिकार में कानून के समक्ष समानता बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए 14 को जानना है कि कानून के समक्ष समानता, ये कानून के समक्ष समानता की बात हुई है, ध्यान रखिएगा। दूसरा हिस्सा 15 में, तो 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार, 14 में कानून के समक्ष समानता की बात होती है। 15 के तहत हमने क्या देखा,
15 के तहत समानता कैसी है? किसी को भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ध्यान रखिएगा ये 5 पॉइंट एकदम महत्वपूर्ण है। ये 14 से 18 के बीच में जो 15 है वो बेहद महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं। कौन किस क्षेत्र में जन्मा है, किस जाति में जन्म हुआ है, किस धर्म में उसका जन्म हुआ है, मूलवंश क्या है, इस आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना ठीक नहीं है, ये गलत है। और इसका ये समानता का अधिकार है। किसी भी जाति में कोई जन्म लिया हो, किसी भी संप्रदाय में कोई जन्म लिया हो, किसी भी क्षेत्र विशेष में कोई जन्म लिया हो, आप उसको उसके आधार पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। समानता के अधिकार है, सबको बराबरी का हक मिला हुआ है। ये स्पेशल इसकी व्यवस्था 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे विभेद नहीं कर सकते हैं आप। और 15, 16 क्या कहता है? 16 स्पष्ट, ये 16 की बात जब होती है तो आरक्षण की बात होती है। और 16 के तहत मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि 16 में लोक नियोजन के अवसर की समता, लोक नियोजन के जो विषय हैं उसमें अवसर की समानता होनी चाहिए। और लोक नियोजन के विषय के तहत 16(4) या और जो आर्टिकल्स उसके अंदर जो अलग अलग जो बटे हुए हिस्से हैं, लोक नियोजन का अर्थ हुआ कि सबको किसी कार्य में, सरकारी नौकरियों में अलग अलग तरीके का जो लोक नियोजन है उनमें बराबरी की बात होनी चाहिए, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात होनी चाहिए। जहां धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने का विरोध है, कोई भी विभेद नहीं कर सकते, वहीं 16 कहता है कि एक सकारात्मक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। आरक्षण की व्यवस्था करने की बात होती है क्योंकि सबको एक पटरी पर बराबर लाया जाए। और बराबरी की बात जब होती है, जब आरक्षण की बात होती है, तो इस बात का ध्यान स्पष्ट रूप से रखने की जरूरत है कि आरक्षण की जब चर्चा होगी तो स्पष्ट रूप से इसका ध्यान रखना है कि आरक्षण सामाजिक आधार पे होती है बात। आरक्षण की चर्चा सामाजिक आधार पे, और सामाजिक आधार से इसका क्या हिस्सा है कि तात्पर्य हुआ कि कैसे किसी को जो डिस्क्रिमिनेट हैं या जिसके साथ वो ऐसी खाई बनी हुई है जो ऊंच नीच की खाई है या आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से जो खाई है, उसको पाटने के लिए एक लोक नियोजन के अवसर की बात होती है जो आरक्षण में रखा गया है। ये सब समानता के अधिकार हैं। 14 के तहत हमें क्या मिला? 14 के तहत हमने देखा कि हमें कानून के समक्ष समानता की बात होती है। 15 क्या कहता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। और 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समता होनी चाहिए, बराबरी की बात होनी चाहिए। उसी तरह से 17 जो कहता है, 14, 15, 16, 17 कहता है वो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अनटचेबिलिटी को खत्म करो। और अनटचेबिलिटी कैसे? छुआछूत को खत्म करो, जो समाज में एक तरह से निगेटिव है, खराब चीज है। वो ऐसी जो परंपराएं जो निगेटिव है, छुआछूत हुआ, उन सबका समापन होना चाहिए। अनटचेबिलिटी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते आप, इसको भी समाप्त करने की बात है। तो समानता का अधिकार है छुआछूत को खत्म करने के लिए, या जितने भी ऐसी चीज हैं, इसलिए उसको अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी को एंड करो, खत्म करो, इसकी बात होती है। किसी के साथ आप छुआछूत, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये सभी अधिकार जो हैं ये भारत के मौलिक अधिकार के, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है और उसके आर्टिकल 14 से 18 में चर्चा की गई है, उसका 14, 15, 16, 17 और 18 जो है वो कहता है उपाधियों का अंत। और उपाधियों के अंत में किसकी बात होती है? उपाधियों के अंत में इसकी चर्चा होती है कि उपाधियों के अंत के तहत हमें जो आज़ादी के वक्त में या अंग्रेजों ने जो टाइटल्स दिया था, किसी को सर बोल दिया, किसी को राय बहादुर, किसी को और कोई टाइटल दे दिया, उन टाइटल का अंत होना चाहिए। इस बात का ध्यान यह भी रखने की जरूरत है कि शिक्षा, और जो शिक्षा की चर्चा की गई है, और जो सैन्य, ये 2 जो टाइटल्स हैं वो रहेगा। जैसे अगर मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर मुकुल सिंह लिखता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने पीएचडी किया है या कर रहा हूं और मैं करने के बाद मैं आगे डॉक्टर लगाता हूं, तो मुझे पावर है कि मैं डॉक्टर मुकुल सिंह लिख सकता हूं, क्योंकि ये मुझे शैक्षिक पावर, ये मुझे अपने मेहनत से हासिल हुआ है। ये शैक्षिक जो है उसके लिए छूट है, आप लगा सकते हैं। या कोई आर्मी का ब्रिगेडियर या कोई नेवी का अधिकारी, एयरफोर्स का कोई अधिकारी है, अगर आपने आगे कोई टाइटल लगाता है तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात, किसी को विदेशी बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता है, विदेशी पुरस्कार, तो उसको राष्ट्रपति से, सरकार से लेना पड़ेगा आपको ऑर्डर कि हमें दूसरे देश से ये पुरस्कार लेना है, क्योंकि ये कहना चाहता है कि जो हमारी प्रतिष्ठा है, जो
एक टाइटल को अपने आगे लिखकर किसी दूसरे को नीचा दिखाना ठीक नहीं है, यह मानना है। अर्थात उपाधियों का अंत करो। लेकिन भारत के जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री, इन सबको भी अगर आपको मिलता है तो ये भी नहीं लिखना है कि मैं पद्म श्री हूं। हाँ, ये चर्चा हो सकती है कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न प्राप्त करता है, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की चर्चा हो सकती है, इसमें भी छूट है। लेकिन कोई विदेश से पुरस्कार लेकर आता है या कोई ऐसा टाइटल लगाता है राय बहादुर सर अपने आगे नाम के आगे, तो ये इसको ठीक नहीं माना जाएगा। ये उपाधियों का अंत है, क्योंकि समानता की बात होती है। और मैंने पहले ही बोला है कि भारत के संविधान में जब मौलिक अधिकार को जोड़ा गया, इसको मैग्ना कार्टा कहा गया ब्रिटेन से प्रभावित होने के कारण। और जब हमने देखा कि कैसे इसको अधिकार बिल कहा गया, संविधान के जो अधिकार बिल की चर्चा हुई, बिल ऑफ राइट्स की चर्चा हुई, तो मौलिक अधिकार भी इस भारतीय संविधान में उन हिस्से का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा निभाता है और कहता है कि समानता के तहत अधिकार जो मिले हुए हैं उसमें उपाधियों का अंत होना चाहिए। सबको बराबरी पर लाने के लिए, एक साथ जोड़ने की कवायद करता है ये समानता का अधिकार। तो मैंने टुकड़ों में बांट दिया है, आपको ध्यान रखना है। बेहद रोचक हिस्सा पढ़ रहे हैं आज के इस क्लास में। इस मंच से मैं फंडामेंटल राइट्स को बेहद एक बारीकी से अलग अलग हिस्सों को एक बेहद ही श्रृंखलाबद्ध तरीके से बता रहा हूं। इसको समझना बेहद जरूरी है। और मैं बोलता हूं कि इंडियन पॉलिटी को जितना रोचक तरीके से पढ़िएगा, एप्लीकेशंस के तहत पढ़िएगा, यह बहुत कठिन नहीं होगा, क्योंकि 395 अनुच्छेद 22-25 भाग हो गए हैं, 22 के साथ जुड़ते चले गए हैं और विभाग, और हमारे अलग अलग अनुसूचियां, 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ना इतना अध्ययन नहीं हो सकता। इसका तरीका यही है कि क्लासिफिकेशन के साथ पढ़िए, टुकड़ों में बांट के पढ़िए, और वो हिस्सा को देखिए जो सबसे ज्यादा लोक सेवा आयोग में प्रश्न बनते हैं। कोई भारत का ऐसा एग्जाम नहीं है आईएएस से लेकर पीसीएस में जहां फंडामेंटल राइट से प्रश्न न बने। और फंडामेंटल राइट्स को अगर एक बार समझना हो तो ये समझना है कि उसका बैकग्राउंड और इतिहास क्या रहा। हमने मैग्ना कार्टा की चर्चा किया, अमेरिका से प्रभावित होने की चर्चा किया, मनुष्य के भारतीय जो नागरिक है उसके मौलिक जो कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, जो उसकी शक्तियां मिली हुई हैं, उसके जो गौरवपूर्ण जीने का तरीका जो है, वो अपने को कैसे गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है, वो अपने को कैसे महसूस कर सकता है, ये अपने व्यक्ति को कैसे वो चमत्कृत कर सकता है, ये शक्ति जो है ये फंडामेंटल राइट्स के तहत है। यही समानता का अधिकार में हमने बोला। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा है, जिसमें से 12 परिभाषा, 13 वो अल्पीकरण की बात होती है, और 14, 15, 16, 17 और 18 की चर्चा मैंने किया कि इसके तहत क्या क्या अधिकार है। मैंने क्लियर कहा है कि कानून के समक्ष समानता की बात होती है तो 14, 15 मैंने कहा कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पे भी विभेद नहीं कर सकते। 16 मैंने कहा कि लोक नियोजन में अवसर की समानता बराबरी की होनी चाहिए। 17 अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। 18 उपाधियों का अंत होना चाहिए। तो स्वतंत्रता को ऐसे समझना है, इसी से प्रश्न बनेंगे और ये आपको जानना जरूरी है। 4 पॉइंट दे देगा, कह देगा कौन स्वतंत्रता है, कौन समानता है। तो इसका ध्यान रहे, पढ़ने में हमें टू द पॉइंट समझना है और टू द पॉइंट अप्लाइड करना है, रिजल्ट होना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप कंसेप्चुअल ठीक रहेंगे, कंसेप्ट आपका ठीक होगा, तो बहुत सारे फैक्ट्स आप पकड़ लेंगे। और मेरा जो अनुभव है, जो मैं लगातार देख रहा हूं कि या पढ़ा रहा हूं, तो मुझे ये स्पष्ट लग रहा है कि विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट की समझ होनी चाहिए। फैक्ट्स अपने आप क्लियर होता जाएगा। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया, उसकी समझ विकसित हो गई, तो कोई भी प्रश्न का उत्तर आप समझ जाएंगे। लेकिन आर्टिकल्स कितने भाग में क्या क्या बटा है, यह जरूर समझिए। अब इसी हिस्सा का दूसरा पार्ट है समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत यह भी बहुत रोचक है, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार ही है कि मैं आपके सामने बोल रहा हूं और आपको जो मन करता है आप लिख सकते हैं। आप चीज़ों के बारे में आलोचनात्मक नजरिया पेश कर सकते हैं, आप सकारात्मक बातों को उठा सकते हैं। आपको अधिकार मिला है अपने बातों को रखने का, आपको अधिकार मिला है अपने बातों को लिखने का, आपको अधिकार मिला है दुनिया में किसी भी भारत का कोई भी व्यक्ति को, जो भारतीय नागरिक है, उसको अधिकार है अपनी बातों को कहने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। यही तो पूरा स्वतंत्रता का आधार है। इसीलिए तो इतना महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकार। कोई भी टॉपिक पढ़िए, लेकिन जितना रोचक, जितना इसके अंदर विविधताएं हैं, वो शायद किसी भी भाग में नहीं है जितना मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। यही कारण है कि जो भाग 3 में जिसकी चर्चा हमने बढ़ाया, उसी भाग 3 के तहत स्वतंत्रता में 19 जो है आर्टिकल, वो बेहद महत्वपूर्ण है।
और 19 आर्टिकल को भी एकदम समझना है, इस बात को ध्यान रहे। 19 में क्या समझना है, 19 के भी 6 हिस्से हैं जो फंडामेंटल राइट्स में स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। बता देता हूं, इसको ध्यान से सुनिए आप लोग। अब देखिए, इसमें स्वतंत्रता के 6 हिस्से हैं। कौन कौन? सबसे पहले इसको एकदम रोचक तरीके से समझना है। स्वतंत्रता के पहले हिस्से में जो 19 है, 19 का जो ए है वो कहता है कि वाक स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 19 ए में है। किसकी चर्चा की गई है? 19 ए में, 19 एक ए में क्या छिपा हुआ है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या भाषण देने की स्वतंत्रता। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है और 19 के ए जो है उसमें है। याद रखिएगा, 19 के एक ए जो इसका हिस्सा है उसी में प्रेस की भी स्वतंत्रता छिपी हुई है। आजादी के समय प्रेस महत्वपूर्ण था, समाचार पत्र महत्वपूर्ण थे। आज के वक्त में 90 के दशक के बाद, खासतौर से 2000 के बाद जो बदलाव आया उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन इसके पहले प्रेस ही था। और प्रेस को रखा गया, जो एक इंडियन एक्सप्रेस का मामला आया था जो समाचार पत्र है, उस केस में एक आदेश में बताया गया कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो 19 एक ए के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही निहित है। ठीक है, तो ए क्या कहता है? ए कहता है व्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता। बी क्या कहता है? सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। बी में आप सम्मेलन कीजिए, सभा बुलाइए, यह स्वतंत्रता मिली हुई है भारत के फंडामेंटल राइट्स में। और इसी का फायदा उठाने वाले देश भर में आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने मुद्दों को रख सकते हैं। और मुद्दों को रखने के बाद पहले क्या दे दिया? अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता। दूसरे में क्या दे दिया? सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। और ए, बी और सी में क्या कहता है? सम्मेलन करो और बाद में चाहो तो संघ बना लो, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता। ए, बी और सी। और डी क्या कहता है? आवागमन की स्वतंत्रता। आप कश्मीर से कन्याकुमारी जा सकते हैं और तमिल ये गुजरात से आप अरुणाचल जा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश जा सकते हैं। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता जो मिली हुई है वो भारत के संविधान के 19 के डी के तहत यह व्यवस्था की गई है। ध्यान रखिएगा, ये डी में इस बात की चर्चा की गई है। ए कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी कहता है सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता, सी कहता है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी कहता है आवागमन की स्वतंत्रता, ई कहता है, ई में किस चीज की बात होती है? आप भारत के किसी भी हिस्से में बस सकते हैं। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स में किसी भी हिस्से में बस सकते हैं। पहले इसमें अपवाद लगा हुआ था, और वो अपवाद क्या था? वो अपवाद था जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन 2019 के में जब अक्टूबर में 370 को हटाकर पूरी तरह से इसे खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर अपने आप में अलग अलग क्षेत्र जो 370 के विशेष प्रावधानों से मुक्त हो गया, इसे खत्म कर दिया गया। याद रखिएगा, 370 एक टेम्पोररी प्रोविजंस था। ये आपने पहले एक चर्चा मैंने बताया था कि 370, 371, 371 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, अलग अलग जो हिस्से बटे हुए हैं नागालैंड के लिए, ये अलग अलग राज्यों के लिए, सिक्किम के लिए, उन आंध्र प्रदेश के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो बटा हुआ हिस्सा है, उसी का 370 जो हिस्सा था, ये विशेष उपबंध में ये अस्थायी उपबंध था। जम्मू कश्मीर को विशेष पावर था कि कोई वहां बस नहीं सकता है। व्यापार वाणिज्य के लिए या कई तरह के जो वहां के लोकल लोगों को ये पावर मिला था। उनके अपने झंडे थे, उनकी अपनी व्यवस्था थी, कई ऐसे कानून लागू नहीं होते थे। उसे 2019 में खत्म कर दिया। किसने? अभी की सरकार ने उसको खत्म कर दिया। 370 को खत्म किया। अब वहां भी आप बस सकते हैं, आवागमन तो है ही, अब वहां बस भी सकते हैं, रह भी सकते हैं। ये एक अपवाद समझिए खत्म। बचा इसका हिस्सा जो ये ई हिस्सा हो गया, और उसके बाद ई में एफ जो है, जो इसका छठा हिस्सा है, वो कहता है कि आप व्यापार और व्यवसाय करने की छूट होगी। कहीं भी देश के किसी भी कोने में व्यापार और व्यवसाय करने की छूट होगी। तो सोचने की जरूरत है कि भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 19 के ए, बी, सी, डी, ई, एफ में जो मैंने अलग अलग पॉइंट की चर्चा किया है वही निकल के आता है, जिसके तहत आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या हिस्सा होता है। तो इस हिस्से में सबसे पहले मैंने बोला कि ये स्वतंत्रता के अधिकार में 19 एक ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस भी निहित है, सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है,
भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता है, बसने की स्वतंत्रता है, और साथ में आपको व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। ये 19 के तहत व्यवस्था की गई है। ये भारत के संविधान का 19 का हिस्सा है स्वतंत्रता के अधिकार में। और याद रखिएगा, जैसे समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से लेकर 18 रखा गया है, उसी तरह से स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से लेकर 22 आर्टिकल को रखा गया है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी 19 के तहत मैंने चर्चा किया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर जो प्रेस की स्वतंत्रता है, यह हमारी आज़ादी है, आपकी आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, उस हिस्सा को उसमें जोड़ा गया है। 20 क्या कहता है? 20 कहता है कि दोष सिद्धि के लिए, ध्यान रखिएगा, दोष सिद्धि की चर्चा होती है। और दोष सिद्धि किस क्षेत्र के लिए? कोई अपराध करता है तो उसके दोष सिद्धि के निवारण के लिए, उसकी जो शक्ति है उसके संरक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई है। ये सिर्फ मौलिक अधिकार में एक आम नागरिकों की ही बात नहीं होती है। किसी पे आरोप लगता है अपराध के दृष्टिकोण से, तो उसको भी ये पावर मिला हुआ है कि उसको कैसे उसको दोष सिद्धि के लिए मौका मिले। ये अपराधी को भी इस तरह की शक्ति मिली हुई है, ऐसा नहीं है। और इसके 3 हिस्से हैं, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर भी रोचकता है। उसके तहत एक अपराधी को जो उस समय के कानून हैं वो वही फॉलो करेंगे। कोई दूसरा, जैसे 2020 में कोई घटना घटी है और 21 में कोई कानून बना है और केस चल रहा है, तो आप 21 का कानून नहीं ला देंगे। जो पहले एक कानून है उसी के हिसाब से उस पर कार्रवाई करेंगे। एक ही व्यक्ति को लगातार आप एक ही केस के लिए अलग अलग दंड नहीं दे सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो दोष सिद्धि के लिए मिला हुआ है मौका, इसका ध्यान भी रखना है। ये हमारे ये स्पेशल प्रोविजंस हैं जिसको रखा जा सकता है। किसके तहत? 20 के तहत, आर्टिकल 20 के तहत ये व्यवस्था किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 20 में ही दोष सिद्धि की जो व्यवस्था की गई है, 20 के तहत जो इसकी चर्चा की गई है, ये 20 और एक और 21 जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। 19 के बाद 20 और 20 के बाद 21 भारत के संविधान के मौलिक अधिकार का सबसे ज्यादा, सबसे त्वरित और सबसे ज्यादा गतिशील कोई आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल है तो यही अनुच्छेद है 21। और 21 इतना महत्वपूर्ण है, इतना इसके बारे में चर्चा होनी, मैंने इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने या भारत के कई ऐसे कानून बने हैं जिसकी चर्चा हुई है। ये जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। और जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को हम कह सकते हैं कि ये प्रोटेक्ट ऑफ लाइफ की बात करता है। प्रोटेक्ट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल जो आपका लिबर्टी है, तो पर्सनल लिबर्टी की बात होती है और लाइफ, जीवन की स्वतंत्रता की बात होती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रहे कि भारत के संविधान का सबसे ज्यादा चर्चित अनुच्छेद है 21। और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो छोड़िए, इसके तहत जीवन की स्वतंत्रता की बात है। और जब जीवन की रक्षा की बात आती है, दैहिक स्वतंत्रता की बात आती है, तो ये इतना व्यापक इसका कैनवास हो चुका है कि इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने इसको इतने, इस पे अलग अलग आदेश दिए हैं, या इसके तहत इसका इतना विस्तृत विवेचना हुई है कि इसमें बहुत सारे चीजों को जोड़ दिया गया है 21 के तहत। जैसे आज के इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश इसके फेवर में है। व्यक्ति के जीवन के अधिकार से संबंधित बहुत सारे मामलों को जोड़ा गया है। 2019 में आईएएस ने क्वेश्चन पूछा था कि अपने मनपसंद की जो आपकी पसंद की मित्र हो उससे आप शादी कर सकते हैं, ये भी एक छूट है। ये स्पेशल जोड़ा गया है। 18 का एक मामला था जिसमें अपने मनपसंद की आप साथी का यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उनके साथ संबंध या शादी कर सकते हैं। ये भी एक हमारी आज़ादी है। ये भी एक तरीके का, ये आपको शक्ति 21 के तहत मिला हुआ है। और ये इसका कैनवास देखिए, हमें प्रदूषण से मुक्ति चाहिए तो पटाखा छोड़ने का टाइम फिक्स किया सुप्रीम कोर्ट ने कि व्यक्ति का अधिकार है कि प्रदूषण ना हो। व्यक्ति को राइट टू हेल्थ की बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात होती है। और इसी राइट टू एजुकेशन के तहत 21A इसी में जुड़ा है, ध्यान रखिएगा, इसी का हिस्सा है 21A। और 21A क्या है? शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा के अधिकार 21A में किसकी चर्चा की गई है? जो भी भारत में बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल, 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कौन करता है? यह बात 21A के तहत शिक्षा के अधिकार के तहत जोड़ा गया 2002 में। और ये अमेंडमेंट क्या था? 86 अमेंडमेंट, 86वां 86 अमेंडमेंट के तहत
इसको रखा गया शिक्षा के अधिकार को, और इसके तहत व्यवस्था की गई कि एक भारत में शिक्षा के अधिकार स्पेशल प्रोविजन करके फंडामेंटल राइट्स के 21 के ए में जोड़ दिया गया। सोचिए, इसका विस्तृत विवेचन देखिए और कितना इसका बड़ा हिस्सा है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन के अधिकार की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, यहां तक कि राइट टू प्राइवेसी की चर्चा आज के वक्त में चर्चा में है। तो राइट टू प्राइवेसी भी बहुत जरूरी है, उसके लिए भी निजता का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी क्षेत्र के उन तमाम हिस्सों को इसमें जोड़ दिया है कि व्यक्ति के जीवन के अधिकार से लेकर एक लंबा दौर, चाहे वो हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, राइट टू फूड की बात हो, राइट टू हेल्थ की बात हो, ये सारे हिस्से जो हैं वो 21 के तहत जोड़े गए हैं। इसलिए मैंने बोला कि जो भारतीय संविधान में इसकी जो मूल आत्मा है, जो इसकी शक्ति है, ऐसे तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ये बोला कि 32 जो है वो मूल आत्मा की बात होती है, लेकिन 21 तो पूरा का पूरा आधार है, बेस है, जीवन का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। 21 के तहत आप किसी चीज को ये नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब भारत में आपातकाल की स्थिति लागू होती है, आपातकाल और सब कुछ जब उपबंध के तहत खत्म हो जाते हैं आपके स्वतंत्रता के अधिकार, तो 20 और 21 को ये एक तरीके से ये सब कुछ जीवित रखा जाता है, ये पावर मिला हुआ है। जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार को आप छीन नहीं सकते हैं किसी से, ये पूरा जीवन का हिस्सा है जिसके आधार पे भारतीय संविधान का एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट आज तक लगातार 2021 के इस फरवरी के महीने में और आगे भी लगातार इस पे डिसीजन आते जा रहे हैं, और इसका इतना बड़ा हिस्सा हो गया है कि 21 तो शिक्षा के अधिकार तो जोड़ा ही गया 86 अमेंडमेंट के तहत 2002 में, जो आगे चल के 2010 में पूरी तरह से लागू भी हो गया, शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया। लेकिन 21 के तहत व्यक्ति के जीवन के अधिकार को लेकर आपको मूलभूत स्वच्छ भोजन, स्वच्छ हवा, ये सबको जोड़ा गया है, इन सब की चर्चा है। आपकी प्राइवेसी, शादी करने के लिए आपका जीवन साथी का चुनाव, इस तरीके का जीवन के हर एक पहलुओं को देखें तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या जो भी जीवन का एक व्यक्ति के सृजनात्मक तरीके से आगे बढ़ने की जो स्वतंत्रता है उसको 21 के तहत रखा गया है। इसीलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 बेहद महत्वपूर्ण है, और यह सिर्फ एक अभ्यर्थी के लिए, एक एस्पायरेंट के लिए नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं तो यह संविधान की समझ होनी चाहिए, एक आम नागरिक की भी समझ होनी चाहिए, भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स की समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई ड्यूटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात राइट्स की हो रही है। और जब राइट्स की बात होती है तो सबसे अधिक लोग अपने अधिकारों के लिए आगे आते हैं। जब भी मौलिक अधिकार की बात आती है तो लोग सबसे ज़्यादा कोर्ट में जाते हैं, जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात आती है तो लोग पीछे हटते हैं। हमें देश की रक्षा, अपने जो कहा गया है कि सामाजिक संस्कृति को बरकरार रखना है, वन्य झील, ये सब की चर्चा जो की गई है, तो लोग ड्यूटी से अधिक आम लोगों की रुचि अधिकार की तरफ है, और अधिकार होना भी चाहिए। और जिस तरीके का अधिकार मिला है इसको जानना बेहद जरूरी है, और उसके तहत 21 की चर्चा एकदम महत्वपूर्ण है। तो मैंने क्या बोला, 19 से लेकर 22 के बीच में इसकी चर्चा की गई है, और 19 से 22 में 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 के तहत दोष सिद्धि के लिए निवारण की व्यवस्था, और 21 के तहत जीवन के अधिकार की रक्षा की बात होती है। और 21A के तहत जो जोड़ा गया है 86 अमेंडमेंट में, उसमें शिक्षा का अधिकार, शिक्षा की व्यवस्था प्रत्येक बच्चों को होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ये स्पेशल व्यवस्था सरकार करे कि स्कूलों में बच्चे पढ़ सकें, जिसकी उम्र 14 साल से नीचे है, उनकी व्यवस्था करे सरकार, उनकी देख रेख करे। तो शिक्षा के अधिकार की पहुंच होनी चाहिए। इसीलिए आगे चल के राइट टू एजुकेशन की बात आई। 86 अमेंडमेंट का प्रभाव 2010 में पूरे देश में लागू किया गया। तो ये सब अधिकार मिले हुए हैं। यही कारण था कि राइट टू फूड की चर्चा जब हुई संसद में तो 13 में कानून बनाना पड़ा। आज देश के बहुत सारे ऐसे हैं जो उद्यम के लिए बना है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जब इसका पावर का जो प्रयोग होता है, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी जो शक्तियां मिली हुई हैं, कुछ नकारात्मक शक्तियों के तौर पे, तो इसका एक सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष है। अगर आप दूसरे के अधिकार का हनन करेंगे तो आपको दंडित भी किया जाएगा, आपको रोका जा सकता है। तो अधिकार का अर्थ ये नहीं है कि मुझे बोलने की स्वतंत्रता, मैं कहीं बोलना शुरू करूं या कहीं चिल्लाना शुरू करूं, या मुझे जो अधिकार मिला है मैं दूसरे के अधिकार का जब हनन करूंगा तो अधिकार मेरा समाप्त हो जाता है। जब अपने अधिकार की सीमा समाप्त हो जाती है जहां, वहां तक आपके अधिकार हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और जब जब दुरुपयोग होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तैयार है।
ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट को संरक्षक नहीं कहा गया है। भारत के संविधान के इस मूल आत्मा को बचाने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, सर्वोच्च न्यायालय के साथ हाई कोर्ट की भूमिका या फिर न्यायपालिका की जो भूमिका है, ये संरक्षक की भूमिका जो दी गई है, ऐसे ही इसको ये नहीं मिला हुआ है। तो इस बात का ध्यान रहे जो 19 के तहत 20-21 के तहत चर्चा की गई है। और 22 में, जैसे मैंने पढ़ा 20 में, कि अपराधों से दोष मुक्ति या दोष सिद्धि के लिए जो आपको निवारण की व्यवस्था की गई है। लेकिन जब हम 22 की बात करेंगे तो इससे कुछ दशाओं में गिरफ्तारी को रोकने के लिए पावर है जो स्पेशल 22 के तहत व्यवस्था की गई है। और ये क्या है? इसके तहत किस चीज की चर्चा की गई है? जैसे कि किसी को आपने गिरफ्तार कर लिया, तो याद रखिएगा, याद रखने का फार्मूला ये भी है कि आप जब 20 पढ़ेंगे तो उसमें कहता है कि अपराध के लिए, तो पहले किसी ने अपराध किया और जब वो अपराध करेगा तो फिर उसकी गिरफ्तारी होगी। तो 20 में अपराध करता है, 21 में राइट टू अपने जीवन के अधिकार की बात होती है, राइट टू लाइफ की बात होती है, 21A में राइट टू एजुकेशन की बात होती है। लेकिन 22 की बात करेंगे तो दोष सिद्धि किसका? गिरफ्तारी के जो तरीके हैं, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के जो और निरोध के और संरक्षण की व्यवस्था की गई है, वो रखा गया है किसमें? अनुच्छेद 22 में। ये जाननी है। और उसके तहत किसी भी मुजरिम, किसी को भी जो आप पुलिस पकड़ती है या किसी पे अगर कार्रवाई होती है, 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में ले जाना होगा आपको। ये जरूर है कि उसके समयावधि अगर दूरी हो, जैसे ले जाने में दूरी अगर बरत रहे हैं, ट्रेन से ले जाना हो किसी को पकड़ के, या अगर किसी सवारी से ले जा रहे हैं, उसमें जो टाइम है उस गैपिंग को छोड़ दे तो 24 घंटे के अंदर किसी अपराधी को आपको सामने खड़ा करना होगा। बेहद रोचक है और प्रश्न सबसे ज्यादा यही से बनता है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स के इन मूलभूत चीजों को जानना जरूरी है। अगर इसकी समझ विकसित होती है तो बहुत हद तक आपकी एक बहुत बड़ा लेवल हो सकता है। इसको और इंटरनल हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि क्वेश्चंस, पिछले साल के जो प्रश्न आ रहे हैं वो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैंने इसी में एक चर्चा उठाया, जैसे झारखंड लोक सेवा आयोग का एक प्रश्न आया था कि कौन भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और कौन विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। जो विदेशी हैं उनको क्या क्या भारत में समानता मिली हुई है और कौन कौन हिस्सा उनको नहीं, भारत में मौलिक अधिकार क्या क्या उनको मिले हुए हैं और क्या क्या अधिकार उनको नहीं मिले हुए हैं। तो जब भी इसकी चर्चा होगी कि उनको क्या क्या मिला हुआ है, तो इसको भी तरीका से बता देता हूं जो समझना बेहद जरूरी होगा और जानना बेहद जरूरी है। ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स के तहत जब भी उनके अधिकार की बात आएगी, जो भारत के नागरिक हैं, हमारे अधिकार की बात आएगी, तो हमें तो सब अधिकार मिला हुआ है, लेकिन विदेशियों को क्या क्या अधिकार मिला है, तो उसको भी तो समानता की बात होगी, उसके लिए भी समानता की बात होगी। लेकिन उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात उसके लिए नहीं है। उसके लिए 29 और 30 की व्यवस्था नहीं है, जो मैं आगे चर्चा करूंगा। शिक्षा संस्कृति की चर्चा की बात करूंगा, जो उनके लिए नहीं है। उनको वो अधिकार मिले हुए हैं जो जरूरी है जानना। जैसे ये अधिकार प्राप्त हैं, 14 उनको मिला हुआ है, उनके तहत 20 की व्यवस्था की गई है, उनको 21 का अधिकार है। ये सब अधिकार उनको मिला हुआ है विदेशियों को। अब प्रश्न है कि भारत के संविधान में समानता के अधिकार, जो हमने 14 से 18 आर्टिकल में देख लिया। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से लेकर 22 के अंदर देख लिया। तीसरा हिस्सा अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वो तीसरा हिस्सा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात में क्या होगी? शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या? तो शोषण के अधिकार में दो बातें आती हैं। एक, मानव द्वारा जो बलात् उसका जो हम दुर्व्यापार करते हैं, मानव का व्यापार होता है, ये ठीक नहीं है, इसको खत्म करेंगे। ये आर्टिकल स्पेशल 23 के तहत व्यवस्था की गई है। बाल जो श्रम है, बलात् जो श्रम है, जिसको हम जबरदस्ती पर बंधुआ मजदूरी कराते थे, या जो कई ऐसी घटनाएं होती थी, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात 23 का आता है। और 24, जब 24 की बात करेंगे तो 14 की बात करेंगे। तो 14 साल के नीचे के जो बच्चे हैं, उनका आप कहीं भी जोखिम वाले कार्य में नहीं लगा सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए आर्टिकल 24 की चर्चा है। फार्मूला बता देता हूं, आर्टिकल 24 में 14 की चर्चा कर लें तो 24 आर्टिकल में किस चीज की बात है? 14 साल से नीचे के बच्चों को किसी कठिन काम में नहीं लगाएंगे, बाल श्रम। तो बड़ी फार्मूला के हिसाब से थोड़ा पढ़िए, उसको जोड़ कर देखिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये हिस्सा बेहद रोचक है। तो पहला हिस्सा हमने देखा, जो बलात् श्रम है, जो जबरदस्ती किसी को काम में लादे हैं, बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं, जो 1976 में, उसको भी खत्म कर दिया हम लोगों ने। देश में ऐसे कई ऐसे कानून रहे जो लोगों को जबरदस्ती काम कराया जाता था, उसको भी रोक लगाने के लिए स्पेशल आर्टिकल 23 की व्यवस्था की गई। 23 की व्यवस्था की गई। और 24 में बाल श्रम पर प्रतिषेध लगाने की बात की गई। और 24 में 14 माने आर्टिकल
24 के अंतर्गत, 24 के अंतर्गत 14 साल के जो नीचे के बच्चे हैं उनको किसी भी कठिन कार्य में नहीं लगाया जाएगा। एकदम फार्मूला सेट कर लेना है। तो हमने समानता का अधिकार, हमने स्वतंत्रता का अधिकार, हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा कर लिया। अब चौथा हिस्सा इसकी चर्चा में कर देता हूं। वो हिस्सा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। उसके पहले, ये हिस्सा से पहले एक और हिस्सा है जो हमने देखा था कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार चौथा हिस्सा है। मैंने समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा हिस्सा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। 25 से 28 के बीच में यह हिस्सा आता है। कहां कौन आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या आएगा, यह बहुत ही, इसे भी जानना जरूरी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ हुआ कि हमारा जो धर्म है उसके प्रति जो हमारी आस्था है वो हमें मिला हुआ है। इसको, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसको आप नहीं छीन सकते हैं। जैसे सिख धर्म है, उनको कटार रखने की व्यवस्था है, ये कृपान रखने की व्यवस्था होती है। कृपान जो रखते हैं वो है, पगड़ी बांधते हैं, हेलमेट नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो उस पर उनको फेथ है, उनको अपने धर्म के प्रति अबाध श्रद्धा है। तो उन पे आप, उनके फंडामेंटल राइट्स के तहत आप वो नहीं कर सकते या किसी तरह का उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। वो आचरण, वो शब्द ही है आचरण, और जो शब्द प्रचार की बात की गई है वो आर्टिकल 25 के तहत ये व्यवस्था की गई है। तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात जब आती है तो इस सब चीज को ध्यान रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात 25 से 28 के बीच में, जिसमें से 25 कहता है क्या, कि व्यक्ति को धार्मिक आस्था और किसी के धर्म को लेकर, उसके आचरण को लेकर आप किसी तरीके का प्रचार को लेकर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, उसकी आज़ादी है। हमारे संविधान में सिर्फ समानता और स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों में इन्हीं सब चीज़ों की बात नहीं हुई है। धर्म की स्वतंत्रता की बात हुई है, धर्म की रक्षा की बात हुई है। किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी न किसी वाद से प्रभावित है, वाद होता ही होता है। कोई आस्तिक है तो वो आस्तिकवाद से प्रभावित है, कोई नास्तिक है तो वो भी एक वाद ही है अपने आप में। कोई भी निरपेक्ष नहीं हो सकता। इसलिए धर्म और धर्म के प्रति जो रुचि है, धर्म के प्रति जो आस्था है, वो हर व्यक्ति का हिस्सा है। इसलिए भारत के संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से 28 के बीच में है। और ये 25 जो शब्द है 25, वो कहता है कि अपने धर्म में, अपने लोगों के प्रति, धर्म के प्रति अबाध जो श्रद्धा है, वो आचरण करने की स्वतंत्रता है, प्रचार करने की स्वतंत्रता है, वो 28 के तहत, 25 के तहत मिला हुआ है। एक बात जानकारी में बता दूं, अभी चर्चा में है, और जेपीएससी में पीटी देने से पहले या किसी भी कमीशन का पीटी दे रहे हैं आप, जैसे जेपीएससी हमारा जवाहर एडु कैंपस स्पेशल फोकस किया हुआ है, और स्पेशल इसकी चर्चा और श्रृंखलाबद्ध ये सीरीज, हम तीसरे सीरीज में घुस गए हैं। इसमें मैं बता दूं कि जब धर्म और धर्म के अधिकार की बात होती है तो अभी हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण की बात की है, अभी 2020-21 में। और धर्मांतरण की चर्चा हो रही है कि धर्मांतरण विरोधी एक कानून बनाया गया है इसमें, यूपी में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। तो धर्मांतरण को क्या रोकने के लिए सरकार कानून जो बनाती है उसको कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाए? ये विवाद का प्रश्न है, ये आगे चर्चा होगी। चर्चा में इसको देखा जाएगा कि धर्मांतरण को लेकर क्या हम सोचते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि धर्मांतरण को लेकर महात्मा गांधी के जो विचार थे वही मानते थे कि धर्मांतरण ठीक नहीं है। जबरदस्ती किसी धर्म को प्रलोभन देकर कहीं अपने धर्म में बदलाव नहीं ला सकते हैं, इसके लिए कानून लाया गया है। तो ये भी धर्म से संबंधित है, इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ से ही बना सकता है, क्योंकि अभी धर्मांतरण विरोधी कानून एक्ट पास हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पास किया है। तो ये सब ध्यान रहिए, फंडामेंटल राइट्स का ही हिस्सा है। तो आपको अपडेट भी रहना है, प्रत्येक दिन के समाचार पत्र में इस बात का ध्यान रहे कि इंडियन पॉलिटी के कैसे खबरों को पढ़ना है। ये एक टीचर के नाते मैं आपको सुझाव दूंगा कि जितना आप इंडियन पॉलिटी में अपडेट रहेंगे उतना ही बेहतर करेंगे, क्योंकि ये पीटी सिर्फ पीटी है। इसके बाद मेंस में जब लिखना होगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो समझ है, वो सबसे बड़ा आधार इंडियन पॉलिटी का हिस्सा करता है। और इंडियन पॉलिटी से आप दूर नहीं हो सकते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र की तैयारी करते हैं, भारतीय संविधान के इन मौलिक जो आधार हैं उससे आप दूरी नहीं बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि
आपको अपडेट होने के लिए एकदम अभी तक की जो घटना है उस पर भी नजर रखना है कि क्या क्या नए नए बदलाव हो रहे हैं। तो मैंने बोला कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आस्था और धर्म के प्रति अबाध श्रद्धा, ये 25 के तहत आर्टिकल कहता है। 26 कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की बात होती है, आप प्रबंधन कर सकते हैं। प्रबंधन की बात होती है तो किसके तहत होता है? 26 के तहत, आर्टिकल 26 के तहत। 25 में आस्था की बात हुई थी, 26 में वो प्रबंधन की बात होती है। 27 क्या कहता है? वो कहता है कि किसी भी धर्म में जो अभिवृद्धि कर सकते हैं उसका आप ग्रोथ, अभिवृद्धि का अर्थ हुआ आप उसका अभिवृद्धि करके कर अदायगी के रूप में भी आपको कई तरह की स्वतंत्रता होगी। इसलिए ट्रस्ट जो चलता है वो किस तरह से मुक्त होता है टैक्स से, ये सब उसी का हिस्सा है। बहुत सारे ट्रस्ट बना के पैसा जिस तरह से अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, कई धार्मिक ट्रस्ट, वो भी इसी का हिस्सा है। जो ट्रस्ट में उनको छूट मिली है, जो टैक्स में जो छूट मिली है, वो भी इसी का हिस्सा है। इसलिए आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में जो चीज़ आता है वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अंतिम हिस्सा है 28, वो शिक्षा, जो उनके लिए जो शिक्षा के लिए मदरसा या जो धार्मिक उपासना के जो केंद्र हैं उनको अधिकार मिला हुआ है कि वो धार्मिक शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दें, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो भारत के संविधान में हमने समानता के अधिकार, हमने स्वतंत्रता के अधिकार, हमने ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा हिस्सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा किया। अब 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। और 5वां हिस्सा क्या है? वो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। याद रखिएगा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये माइनॉरिटी के लिए है। ये सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए अधिकार दिए गए हैं जो माइनॉरिटी। और भारत में माइनॉरिटी कितने हैं? धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो 6 माइनॉरिटी हैं। हिंदू को छोड़ दें तो मुस्लिम, हिंदू को छोड़ दें तो मुस्लिम सबसे पहले, मुस्लिम के बाद ईसाई, ईसाई के बाद सिख, ठीक है, सिख के बाद जैन, जैन के बाद पारसी, ठीक है, बौद्ध। ये सभी भारत के क्या हैं? ये मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ये सभी माइनॉरिटी में आते हैं। ये माइनॉरिटी का अर्थ किसी एक धर्म से नहीं संबंधित है। और ये भी बात ध्यान रहे, शुरुआती दौर में तो हिंदू धर्म में ही बौद्ध को, सिख को और जैन को समाहित किया जाता था, लेकिन बदलते वक्त में अब ये सब माइनॉरिटी के हिस्सा हैं। और इन्हीं माइनॉरिटी को ध्यान में रख के सरकार ने और मौलिक अधिकार में इस बात की चर्चा की गई कि उनके शैक्षिक गतिविधियों में, उनके सांस्कृतिक गतिविधियों को भी ताकतवर बनाया जाए और उसको मजबूत बनाया जाए, तभी जाके काम होगा। और उसके लिए क्या किया गया है? उनके लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है कि उनकी भाषा, कोई भाषा हो, माइनॉरिटी के लिए जो भाषा हो, उनकी संस्कृति, जो उनका कल्चर हो, उनका जो लैंग्वेज हो, उसकी संरक्षण, उसका उनको कंजर्व किया जाए, उनको बचाया जाए। वो आर्टिकल 29 के तहत इसकी चर्चा की गई है। तो 29 और 30 ही 2 आर्टिकल रखा गया है। जो सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता है उसमें 29 और 30 की चर्चा है। और 29-30 में किसकी चर्चा की गई है? 29 कहता है कि भाषा को बचाई जाए, लैंग्वेज को बचाने का काम हो, उनको कंजर्व किया जाए, उनको संरक्षित किया जाए और उनकी संस्कृति को बचाया जाए। जैसे पारसी संप्रदाय तेजी से विलुप्त के कगार पे है, तो ये देखा जा रहा है कि उनको कैसे उनको संरक्षित किया जाए, उनके धर्म से संबंधित जो चीजें हैं। और दूसरा, माइनॉरिटी के लिए अल्पसंख्यक के जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उनको स्थापित करने में उनके जो प्रशासन के जो अधिकार हैं उनकी भी ताकत बढ़ाई जाए। तो याद रखिएगा, ये 5वां हिस्सा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये अंतिम हिस्सा है जिसको आपको जानना होगा। फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में हमने समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमने सांस्कृतिक और शैक्षिक माइनॉरिटी के लिए अधिकार पढ़ लिया। अब हमारा जो हिस्सा है वो है सबसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक जो अधिकार हैं, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अर्थ ये हुआ कि अगर संविधान में या मौलिक अधिकार में किसी तरह की कोई छेड़खानी होती है, या कोई भी अधिकार जो व्यक्ति को मिला हुआ है उसमें किसी तरह का कोई भी उठापटक आप करते हैं, तो व्यक्ति को रीट करने की शक्ति है। वो रीट पिटीशन कर सकता है, और रीट के तहत उसकी भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है।
उसके तहत वो देख सकता है कि रीट पिटीशन में कौन सा हिस्सा है जो हम देख सकते हैं, और रीट पिटीशन के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, वो अपनी बात रख सकता है। वो बेहद महत्वपूर्ण है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार 32 के तहत मिला है। ये मौलिक अधिकार को प्रवर्तित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये भी जान लीजिए, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में, तो 32 के तहत संवैधानिक जो उपचार हैं, उपचार क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि इनको हम मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उपचार करा रहे हैं, तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशंस के जो उपचार हैं, ट्रीटमेंट हैं, वो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए व्यवस्था किया गया है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के लिए व्यवस्था किया गया है। दोनों के लिए ताकत दी गई है। और ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, इसके तहत रीट पिटीशन करने की शक्ति आम नागरिकों को मिला हुआ है। और ये रीट की शक्ति कैसे मिली हुई है? इस रीट की शक्ति को हम ये समझ सकते हैं कि ये रीट की शक्ति जो है वो 5 प्रकार के हैं और ये पांचों महत्वपूर्ण हैं। जैसे 5 जो हैं वो आप रीट कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, विशेष तरीके से बातों को रख सकते हैं, ये बेहद जरूरी है। अभी रीट की शक्ति क्या है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण की शक्ति मिली हुई है, इसको हम कहते हैं हैबस कॉर्पस। ये हैबस कॉर्पस के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा कि हम सशरीर उपस्थित होना। कोर्ट आदेश देता है, ये कोर्ट कह देगा कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो उसको सशरीर उपस्थित कराओ। तो किसी को गैर कानूनी आपने गिरफ्तार कर लिया है तो हमारे सामने पेश करो। ये सशरीर उपस्थित होने को ही हम हैबस कॉर्पस, जिसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात बंदी को प्रत्यक्ष लाओ, बंदी को सामने लाने की चर्चा बंदी प्रत्यक्षीकरण में होता है। यह स्पष्ट रूप से आपको ध्यान रखना है। तो मौलिक अधिकार में इस हिस्सा को समझने के लिए ध्यान रखना है कि जो 5 उनके अधिकार मिले हुए हैं रीट करने के, उसका पहला हिस्सा हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबस कॉर्पस बोलते हैं। दूसरा परमादेश, हम आदेश देते हैं, आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है, हाई कोर्ट आदेश दे सकता है। क्या दे सकता है? हम आज्ञा दे सकते हैं। कैसी आज्ञा? कोई रीट होता है सार्वजनिक पदाधिकारी पे, संस्था पे, जो कर्तव्य पालन पे जारी होता है। अगर वो अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विमुख होंगे तो परमादेश का आदेश होगा। इसको कहते हैं कि हम मैंडमस कर सकते हैं। तो रीट का ये दूसरा हिस्सा हो गया। पहला हैबस कॉर्पस, दूसरा मैंडमस। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरा परमादेश। इसके शब्द में ही निहित है उसकी ताकत। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष लाइए। परमादेश, हम आदेश देते हैं। और तीसरा हिस्सा हुआ क्यू वारंटो है, जिसको हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद अधिकार परीक्षा। और यह अधिकार परीक्षा, तीसरा हिस्सा अधिकार परीक्षा, यह रीट है जिसके द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से पद या अधिकार को अगर अपने उसका प्रयोग कर रहे हैं और पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तो आपसे वो अधिकार परीक्षा के तौर पे पूछ सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये सब रीट हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 में। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिला है और 226 में हाई कोर्ट को मिला है। कभी कभी हाई कोर्ट के जो विवेकाधीन शक्तियां हैं बहुत ताकतवर हो जाती है इस मामले में रीट पिटीशन को लेकर, ये ध्यान रहे। और ये पूरा संविधान में जब हमने समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, शैक्षणिक सांस्कृतिक अधिकार को जब पढ़ लिया तो अंत में उसके एक व्यवस्था की गई कि भाई उपचारों का भी अधिकार हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गलत नहीं कहा था कि ये मूल आत्मा है, इसके साथ छेड़खानी करेंगे तो ये दंडित करने का प्रावधान भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होना चाहिए। ऐसे ही उसको संरक्षक नहीं कहा गया है, ऐसे ही उसे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन नहीं कहा गया है। जब भी फंडामेंटल राइट्स का दुरुपयोग करेंगे तो उसका प्रयोग होगा, उसको देखा जाएगा। और इसी का 5वां हिस्सा है जिसको हम उत्प्रेषण बोलते हैं, और उत्प्रेषण को हम सेरेटोरी बोलते हैं। ये उत्प्रेषण में भी वही हिस्सा, जब निचली अदालतें जो होती हैं या सरकारी अधिकारी जो होते हैं बिना अधिकार कार्य करते हैं तो उन पे भी वो एक तरीके से उत्प्रेषण किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो मैंने बता दिया, इसको विस्तृत तरीके से देख लेना है कि भारत में आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात होती है, उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि भाई किसी भी व्यक्ति को रीट पिटीशन करने की शक्ति मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत जा सकता है, 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है। उन दोनों शक्तियों के साथ इस बात की व्यवस्था की गई है कि वो भारत के संविधान के तहत वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, वो परमादेश, वो प्रतिषेध, वो अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण 5 तरीके से अपनी बातों को रख सकता है और कोर्ट उस पर आदेश दे सकती है, कोर्ट उस पर कार्रवाई करने की क्षमता रखती है। इस तरीके से इस मामले को देख सकते हैं। और मैंने पहले ही बोल दिया है, यही 6 अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार के हिस्से में आते हैं। बहुत बड़ा इसका हिस्सा है, ये सिमट नहीं सकता है, लेकिन मैंने तब भी प्रयास किया है। जोहार
एडू कैंपस पे जो इस मंच पे कि मैं चाहूं कि फंडामेंटल राइट्स की जो मौलिक चीजें हैं, इस मौलिक अधिकार को भी मैंने मौलिकता के साथ टू द पॉइंट बताने का प्रयास किया है। मैंने जो बोला है उसको रिकॉल कीजिए, उसको दोबारा सुनिए और एक बार जरूर देखिए कि वो कैसे भाग 3 में इसकी चर्चा है। इसको 14, 15 से लेकर 35 तक इसकी चर्चा है, और जो 31 है वो उसको कैसे निरसित कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो 6 मौलिक अधिकारों को पढ़ना है। 6 मौलिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, शैक्षणिक जो और सांस्कृतिक अधिकारों की जो अधिकार मिले हुए हैं, या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो मिले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के तहत और हाई कोर्ट के तहत 32 और 226 के तहत, इसकी चर्चा मैंने एक विस्तृत तरीके से आपको बताया। और मुझे आशा है कि आप लोग इस क्लास में इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। और मुझे इस बात पे जो हमें ताकत मिली हुई है, यही फंडामेंटल राइट्स हमें शक्ति देता है। इसी फंडामेंटल राइट्स हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और व्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है। इसके साथ मैं चाहता हूं कि आज के क्लास सिर्फ इतना ही, आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। इसी को फॉलो करना है, टू द पॉइंट देखना है, प्रश्न की प्रक्रिया जो उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, पूछने के तरीके क्या हैं। आपको ये छोटे छोटे जो टुकड़ों में बटे हुए हिस्से हैं उसको समझिए, फैक्ट्स और कंसेप्ट्स दोनों को ठीक लेकर साथ लेकर चलिए। आज बस इतना ही, बहुत फिर से हम मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने सुना।